नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लापता बालक की निर्मम हत्या, 4 दिन बाद मिला खिलेश उर्फ चीकू का निर्मम अवस्था में शव। पुलिस की हिरासत में संदेही राकेश साहू। 7 फरवरी को घर से लापता हुआ था खिलेश। हत्यारा पुलिस को करता रहा गुमराह। खरगाल मोहल्ला नेहरू चौक में मिला मासूम का शव। लांजी के इतिहास में पहली बार कारित हुई हृदय विदारक घटना। गर्भवती महिला की स्वास्थ्य विभाग ने कर दी नसबंदी। रामपायली क्षेत्र की रहने वाली है महिला। शिविर के माध्यम से 2 महीने पहले करवाई थी नसबंदी। सोनोग्राफी से हुआ खुलासा, महिला को है 3 महीने का गर्भ। वारासिवनी में 2 महीने पूर्व आयोजित हुआ था शिविर। फ्रंटलाइन वर्करों का किया जा रहा है वैक्सीनेशन। 10 फरवरी को 18 केंद्रों में 1310 लोगों को लगे टीके। आईजी, डीआईजी, एसपी सहित प्रभारी कलेक्टर ने लगाए टीके। समय आने पर आम नागरिकों से भी टीकाकरण कराने की गई अपील। 11, 12 एवं 13 फरवरी को किया जाएगा टीकाकरण। और अब समाचार विस्तार से। लांजी के इतिहास में पहला ऐसा हत्या का प्रकरण सामने आया जहां 11 वर्षीय बालक की निर्दयता से निर्मम हत्या कर शव को एक पानी की टंकी में डालकर उसे टेप से आदि बांधकर हत्यारा हत्या कर फरार हो गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा प्रकरण की जांच की जा रही है। 11 वर्षीय खिलेश उर्फ चीकू बुराडे की हत्या के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 फरवरी को खिलेश की माता बुराडे ने थाना लांजी में गुम सूचना दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरा छोटा लड़का खिलेश उर्फ चीकू 11 साल 7 माह का है, जो कि 7 फरवरी को सुबह 11 बजे घर से चला गया है। गुम सूचना में यह भी ज्ञात हुआ था कि खिलेश अपने दोस्त के साथ नगर परिषद के पास चाट गुपचुप खाते हुए दिखाई दिया है। उसके बाद से न तो दिखाई दिया और न ही घर आया। 8 फरवरी को उक्त सूचना प्रदान की गई थी, जिसमें लांजी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया था। उक्त घटना के बाद से ही लांजी पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी तलाशी जा रही थी। इसी बीच मृतक खिलेश के परिवार वालों ने बताया कि चीकू की दोस्ती बिसानी निवासी रामकुमार के बेटे राकेश साहू से है, जिसके पिता का बिसोनी में कबाड़ी का काम है। परिवार वालों के बताए अनुसार पुलिस राकेश के घर पहुंची तथा राकेश से पूछताछ की तो राकेश साहू ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए पुलिस के साथ ही खिलेश को ढूंढने निकल गया तथा कुछ घंटे पुलिस के साथ रहा। पुलिस को गुमराह भी किया। वहीं दूसरे दिन सुबह करीब 6 बजे राकेश ही घर से फरार हो गया। इस दौरान शायद पुलिस को राकेश पर संदेह न हुआ हो, लेकिन मृतक के साथ रहने के कारण पुलिस चाह रही थी कि शायद राकेश मृतक खिलेश के बारे में बता सकता है कि वह कहां है। इसलिए पुलिस राकेश की तलाश में जुट गई तथा बालाघाट कर्नापुर लांजी के सीसीटीवी फुटेज के बाद ज्ञात हुआ कि राकेश जबलपुर निकल चुका है। तब पुलिस ने जबलपुर से राकेश को लांजी लाया, जहां पुलिस की अगली पूछताछ के बाद राकेश साहू ने यह स्वीकारा कि मैंने खिलेश उर्फ चीकू की हत्या कर दी है। संदेही राकेश साहू से पूछताछ करने के उपरांत पुलिस टीम ने संदेही राकेश साहू को लेकर नगर के वार्ड क्रमांक 4 नेहरू चौक खरगाल मोहल्ला पहुंची, जहां शशिकला बिसेन के यहां राकेश साहू ने किराए से कमरा लिया था। राकेश साहू ने पुलिस को बताया कि शव कहां है। पुलिस ने जब शव को देखा तो दंग रह गई कि कितनी निर्मम तरीके से हत्या की गई। 11 वर्षीय बालक खिलेश के शव को टेप से बांधा गया था। मुंह को पूर्ण रूप से टेप से लपेटा गया था तथा शव को एक प्लास्टिक की पानी की टंकी में डालकर टंकी के ढक्कन को बंद करके टेप से लपेट दिया गया तथा घटना कारित कर फरार होना बताया गया। उक्त घटना का पता लगते ही लांजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हीना लेहराम कावरे सिविल अस्पताल पहुंचकर मासूम बालक खिलेश के परिजनों से चर्चा की। बालक के भाई से चर्चा की गई, उसे दिलासा दिया कि उक्त प्रकरण की कड़ाई से जांच कराई जाएगी।
जांच में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इस तरह की घटना एक 11 से 12 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दिया जाना, आज यह घटना हम सब के लिए शर्म का विषय है। लांजी क्षेत्र की यह पहली घटना है और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा कभी घटित न हो, इस बात के लिए मैं पुलिस प्रशासन से कहूंगी कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसकी जांच सही और कड़ाई से हो और क्या कारण है इसके पीछे, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो। ऐसी घटना करने के पहले कोई भी 100 बार सोचे। बाइट। जी, जैसे कि अब देख रहे हैं बहुत ही निर्मम हत्या अपने शहर लांजी में हुई है और आप भी यहाँ पे मौजूद है, कैसे घटनाक्रम को देखते हो और क्या निर्देश आप देंगे आगे पुलिस विभाग को? देखिए, बहुत शर्म की बात है इस तरह की घटना। एक 12-13 साल के बच्चे का इस तरह बेरहमी से कत्ल कर दिया जाना, ये हम सबके लिए बहुत शर्म का विषय है। और जिस तरीके से आज जो घटना बुराड़े परिवार में हुई है, मैं तो यही कहूँगी कि एक तो पहली घटना है इस तरह की और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा कभी भी घटित ना हो, इस बात के लिए मैं प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी और को बोलूँगी कि जिन्होंने ये घटना किया है, एक तो उसकी जांच बहुत सही और कड़काई से हो और क्या रीज़न है उसके पीछे, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। ये घटना करने से पहले भी 100 बार कोई सोचे, इतनी कड़काई से इस केस की जांच हो। क्योंकि आज जो घटना घट चुकी है उसको तो हम नहीं ला सकते, उनको तो हम जीवित नहीं कर सकते, लेकिन पुनः इस तरह की घटना ना हो, इस बात के लिए पूरी तैयारी हम करेंगे। बच्चे दो ही अच्छे, परिवार नियोजन का यह नारा शिक्षित लोगों पर सटीक बैठता है। इतना ही नहीं, उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई भी माता पिता ठीक ढंग से करने का जिम्मा उठा सकती हैं। 2 से अधिक बच्चे न हो, इसलिए लोग नसबंदी जैसी प्रक्रिया अपनाते हैं, लेकिन जिले में इसके उलट ही मामला प्रकाश में आया है। परिवार नियोजन का सपना देख रहे एक मजदूर परिवार को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि टारगेट पूरा करने के चक्कर में विभाग ने जिले के वारासिवनी जनपद क्षेत्र अंतर्गत रामपैली निवासी एक गर्भवती महिला की ही नसबंदी करा दी है, जिसका खुलासा महिला की सोनोग्राफी रिपोर्ट से हुआ है। 2 माह पहले हुई नसबंदी के बाद महिला गर्भवती हुई तो परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले पहुंचे। जब स्वजनों ने नसबंदी को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया तो पड़ताल में कहानी इसके उलट ही निकली। 3 माह की गर्भवती महिला की 2 माह पहले नसबंदी की गई है। हालांकि स्वास्थ्य प्रबंधन ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज शुरू कर दिया है। रामपाली थाना क्षेत्र निवासी तिलकचंद सुलाखे ने बताया कि उसके 4 बच्चे पहले से ही हैं, जिसके चलते उसे और बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए उसने पत्नी की नसबंदी करवाई। उसने बताया कि आशा कार्यकर्ता कविता भगत के माध्यम से वारासिवनी अस्पताल में आयोजित नसबंदी शिविर में डॉक्टर गीता बारमाटे ने उसकी पत्नी का नसबंदी ऑपरेशन किया था, जिसका प्रमाण पत्र भी उसके पास मौजूद है। तिलकचंद सुलाखे ने बताया कि वो भवन निर्माण कार्य में मजदूरी का काम करता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं है। बावजूद इसके नसबंदी के बाद भी उसकी पत्नी गर्भवती हो गई है, जिससे उसे परेशान होना पड़ रहा है। उसने बताया कि इस बात की जानकारी लगने पर पत्नी को वारासिवनी अस्पताल लेकर पहुंचा और उन्हें जानकारी दी कि उसे संतान नहीं चाहिए, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिलकचंद ने बताया कि सोनोग्राफी रिपोर्ट में 3 माह की प्रेगनेंसी को दर्शाया जा रहा है और पत्नी का नसबंदी ऑपरेशन 2 माह पहले हुआ है। उसने बताया कि नसबंदी के दौरान जांच के बाद नॉर्मल स्थिति होने पर ही नसबंदी ऑपरेशन किया गया था। बावजूद इसके 3 माह की गर्भावस्था है, इससे स्वास्थ्य प्रबंधन की लापरवाही जाहिर होती है। क्या लगता है इसमें डॉक्टरों की लापरवाही लगती है आपको? लापरवाही तो है ना सर, हमने ब्लड चेक कर दिए थे पहले, ब्लड चेक किए थे, नॉर्मल कंडीशन बताया, सीजर हुआ है। 3 महीने से मतलब कारण वही हो रहा है ना, 3 महीने की प्रेगनेंसी बता रहे हैं, सीजर करेक्ट 2 महीने हो रहे हैं आज। और उसके बाद तो सर ऐसा सीजर टीटी होने के बाद ऐसा कोई संबंध रहते नहीं, वो स्थिति बनती नहीं सर टीटी होने के बाद। अगर अभी बात का हो तो आपने वारासिवनी अस्पताल में भी इसकी जानकारी दी है? हाँ सर दी, और वही डॉक्टर ने भेजे बालाघाट। नसबंदी ऑपरेशन को लेकर टारगेट होता है, इसकी पूर्ति के लिए नागरिकों का अस्पतालों में नसबंदी ऑपरेशन शिविरों में जल्दबाजी में ऑपरेशन किया जाता है। जानकारों की माने तो आमतौर पर नसबंदी ऑपरेशन में डॉक्टरों को 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन शिविरों में तो 1 घंटे में ही 5 से ज्यादा ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। ऐसे ऑपरेशन न केवल फेल होते हैं बल्कि महिलाओं को शारीरिक दिक्कतें भी ज्यादा होती हैं। लेकिन यहाँ तो गर्भवती महिला की ही नसबंदी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
जिसके बाद महिला सहित उसके पति के होश उड़ गए हैं। कोविड वैक्सीन टीकाकरण के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। शासन की नीति के अनुरूप 8 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाना प्रारंभ कर दिया गया है। 8 फरवरी को जिले के 1199 फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया है, जबकि 10 फरवरी को जिले के 18 टीकाकरण केंद्रों में 1310 फ्रंटलाइन वर्करों का वैक्सीनेशन किया गया। कोविड वैक्सीन टीकाकरण के अंतर्गत 10 फरवरी को मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और बालाघाट रेंज के आईजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी अनुराग शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, प्रभारी कलेक्टर फ्रैंक नोबले, डॉक्टर अनुभा सक्सेना शर्मा ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध भी मौजूद थे। प्रभारी कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने कोविड वैक्सीन का टीका लगाने के बाद बताया कि ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। टीका लगाने के बाद शरीर पर कोई दुष्प्रभाव भी अब तक नहीं देखा गया है। शासकीय सेवक टीका लगाने के बाद बिना किसी परेशानी के अपना काम कर सकते हैं। नहीं, आज हमारा वैक्सीनेशन का आज डे था, कोविड वैक्सीनेशन का, एंड ये अच्छा लगा। मतलब कोई पेन कुछ था नहीं, एंड अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख नहीं रहा है, एंड ऐसा चीज़ वैक्सीनेशन बहुत सेफ़ है जो, एंड अभी तक पूरे ज़िले में पहले चरण का हो गया है, हेल्थ केयर वर्कर्स का हो गया है। अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी वर्तमान में चल रहा है, जिसमें लगभग 9000 हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें 5000 हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से रहेंगे, 1800 हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रहेंगे, 1800 हमारे पंचायत राज से रहेंगे, मतलब जो अपने जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायत से रहेंगे, एंड अराउंड 700 के आसपास हमारे अर्बन डिपार्टमेंट से रहेंगे। तो इतने लोगों का फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन होना है, एंड आज वो सेकंड डे है वैक्सीनेशन का, एंड शेड्यूल में हमारा हुआ है। वहीं आईजी केपी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि हम वैक्सीनेशन के लिए इंतजार कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 3000 पुलिस कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। समस्त जिले वासियों से ये अपील है कि वो भी आगे आकर बिना डरे वैक्सीनेशन कराएं। तो हम तो इस वैक्सीन के लिए वेट ही कर रहे थे इतने दिनों से। हम तो वेट कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आए। हालांकि हमारा 2 दिन पहले नंबर आया था, मगर हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त नहीं आ पाए। हम तो वेट कर रहे थे, हम इसीलिए आए आज। और हमारे अलावा हमारी पुलिस विभाग के करीब बालाघाट के ही है, करीब 3000 पुलिसकर्मियों का, अधिकारियों का वैक्सीनेशन हो गया। तो हम सभी मतलब बालाघाट वासियों से हमें आग्रह करते हैं आप सभी लोग आगे आए। हमने करवा लिया वैक्सीनेशन, आप भी करिए, इसमें कोई डरने की बात नहीं, बढ़ चढ़ कर आना चाहिए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं, इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं। डीआईजी अनुराग शर्मा ने कहा कि भारत में निर्मित ये वैक्सीन विश्व की सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन है। बिना किसी डर के ये वैक्सीन लगाएं, यही सभी से अपील है। आज हमने यहाँ वैक्सीन लगवाई है और मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत की वैक्सीन है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। किसी किस्म का इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है और बहुत इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। तो बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के वैक्सीन लगवाएं, सबसे मेरी अपील है। क्या अनुभव लग रहा है अभी आपने? अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है, बहुत इजीली वैक्सीन लगी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि कोरोना के फ्रंट लाइन वर्कर जिन्होंने बीते 1 साल में सफलतापूर्वक कार्य किया है, जिसके तहत आज सभी पुलिस कर्मियों को और अधिकारियों को वैक्सीन लग रही है। जी सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जिलावासियों को वैक्सीन को लेकर? ये जो कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जिन्होंने पिछले पूरे 1 साल में मेहनत की और कोरोना को रोकने में, उसको नियंत्रित करने में सफलतापूर्वक काम किया। तो जब अब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो हेल्थ वर्कर्स पे और जो नगर पालिका कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के जो सभी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। और ईडी साहब ने, डीआई साहब, कलेक्टर साहब, सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। और हम लोग भी यही बाकी सभी से अपील करते हैं, हम अपने विभाग के भी सभी कर्मचारियों को प्रेरित कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं, उसको भी हम लोग सुचारू ढंग से करा रहे हैं। और इसका जो 2 चरण में लगेगी, अगले 4 हफ्ते बाद पुनः हम लोग उसमें भाग लेंगे, वैक्सीनेशन कराएंगे। और जिससे कि कोरोना के विरुद्ध जो 1 साल से हमारा एक अभियान चल रहा है, एक मिशन चल रहा है, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकें। इसलिए बाकी सभी से भी अपील है कि जब उनका नंबर आए, जब उनका टर्न आएगा, उनके लिए जारी होगी वैक्सीन, तो ज़रूर उसको लगवाएं, जिससे कि आप सभी स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि कोविड वैक्सीन टीकाकरण के द्वितीय चरण में फ्रंटलाइन वर्करों में टीका लगाया जाना है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में राजस्व विभाग के कर्मचारी, पुलिस के जवान, नगर पालिका के कर्मचारी और जनपद पंचायतों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
कोविड वैक्सीनेशन में निर्धारित मापदंडों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को 8 और 10 फरवरी के बाद अब 11, 12 और 13 फरवरी को टीका लगाया जाएगा। कोविड वैक्सीन टीका उन लोगों को ही लगाया जा रहा है जिनके द्वारा अपना पंजीयन कराया गया है। टीकाकरण केंद्र पर टीका लगाने के लिए आने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही टीका लगाया जा रहा है। डॉक्टर उपलब्ध ने बताया कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रथम चरण में जिले के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया है और उनमें से किसी भी व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तृतीय चरण में 50 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाया जाएगा। बता दें कि 10 फरवरी को 18 केंद्रों में चलाए गए टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत 2876 लोगों को मैसेज भेजे गए थे, लेकिन महज 1310 लोगों ने ही वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया है, जबकि 1566 व्यक्ति अनुपस्थित रहे हैं। नवेगांव ग्रामीण थाना क्षेत्र के बगदरा में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए सचिव बसंत लिल्हारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा तैयार कर डॉक्टर की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामला कायम कर विवेचना में लिया है। मृतक बसंत लिल्हारे के बेटे राम गोपाल ने बताया कि करीब 8 साल पहले गिरधारी नगपुरे से पिता ने जमीन खरीदी का कार्य किया है। इसी जमीन को लेकर विक्रेता के अन्य स्वजन अपना हक जताकर विवाद करते रहते हैं। गुरुवार को भी खेत में गणेश नगपुरे, पिंडारी, रमेश नगपुरे, टोपू, धुरपता, पार्वता और कलाबाई ने पहुंचकर कुल्हाड़ी डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसे भी चोटें आई हैं और पिता की मौत हो गई है। खेत में गए थे जुताने। कब? लगभग 8 बजे। हाँ, फिर क्या हुआ? 8 बजे हम अपने खेत में जोतवा रहे थे। बाजू में गणेश, रमेश, धुरपता, पार्वता और कला और जो है पिंडारी नाम का लड़का फटू, ये लोग जो है आए और हमला कर दिया, मारा पीटना चालू कि यहाँ की बेकार हो गई। किसका खेत है वो जिस पे आप लोग काम कर रहे थे? जी हमारा खेत है। तो फिर उन लोगों ने क्यों हमला किया आपके पिताजी के ऊपर में? क्या है, उन्हें जो है गवारी कल में पैसा से जुटा रहे, उन्हें भाई ने बेचे थे उनके सामने खरीदे। जमीन जी गिरानी। हाँ। कब खरीदे थे आप लोग ने ये जमीन? लगभग 2012 में। न्यायालय में भी चल रही थी। हाँ, पूरे केस से हम लोग जीते हैं। जीते हुए आप लोग? हाँ, पूरे केस जीते हैं। हमको जो है कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए कि जाओ अपना काम करो भाई। इसके पहले भी तुम्हारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? जानकारी के अनुसार ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगदरा निवासी बसंत लिल्हारे खमरिया में सचिव के पद पर पदस्थ थे। गुरुवार को वो अपने बेटे राम गोपाल लिल्हारे और ट्रैक्टर चालक के साथ खेत गए हुए थे। यहाँ पर रबी के सीजन में परहा लगाने के लिए खेत में कीचड़ बना रहे थे। इसी दौरान उक्त जमीन पर अपना दावा करने वाले गांव के ही लोग पहुंचे और उन्होंने तीनों पर हमला कर दिया। इस हमले में बसंत को गंभीर चोट आने के कारण उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। वहीं मामले में पुलिस ने मृतक बसंत के पुत्र राम गोपाल के कथन भी दर्ज किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी पीआर मेश्राम ने बिना मान्यता के कक्षा 9वीं एवं 10वीं का संचालन करने के कारण खैरलांजी के खंड शिक्षा अधिकारी को ग्राम भौरगढ़ के क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल के संचालक के विरुद्ध तत्काल खैरलांजी में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अशासकीय क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल भौरगढ़ के संचालक तुलमोहन भोयर और प्राचार्य रीता भोयर के विरुद्ध स्कूल के बच्चों के पालकों और अभिभावकों द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2020 और 1 फरवरी को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसकी जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी खैरलांजी और विकासखंड स्रोत समन्वयक खैरलांजी द्वारा कराई गई है। जांच में पाया गया कि संस्था में कक्षावार अध्ययनरत छात्र छात्राओं में से कुछ बच्चों के पालकों द्वारा टीसी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के बाद भी उन्हें टीसी प्रदान नहीं की गई। भौरगढ़ की इस अशासकीय शिक्षण संस्था को कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक कक्षाएं संचालित किए जाने के लिए विभागीय मान्यता प्राप्त है, लेकिन संस्था संचालक द्वारा अनाधिकृत रूप से हाई स्कूल की कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का नियम विरुद्ध संचालन किया जा रहा है।
इस संस्था को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा शिकायत जांच के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद भी कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का अनाधिकृत रूप से संचालन किया जा रहा है। जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी PR मेश्राम ने खैरलांजी के खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे तत्काल पुलिस थाना खैरलांजी में उपस्थित होकर अशासकीय क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल भौरगढ़, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट के विरुद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराएं और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को इसकी सूचना दें। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।